सुभाष नाम का एक मोची रामगढ़ नाम के गांव में रहता था, जो बहुत ही गरीब इंसान था। सुभाष गांव-गांव जाकर लोगों के जूते और चप्पल ठीक करवाता था। उन्हें ठीक करवाकर या उन्हें सिलकर अच्छा बनाता था। उसके घर में कई सारी परेशानियां थी और तो और गरीबी। उसके बावजूद भी सुभाष हमेशा दूसरों की मदद करने में झिझकता नहीं था। एक दिन की बात है, सुभाष अपना काम खत्म कर घर लौट रहा था कि उसे एक अंधा आदमी, कोई मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, 4 दिन से भूखा हूँ। भगवान ने हाथ पाँव तो सही सलामत दिए हैं, लेकिन इन आंखों से अंधा बना दिया, जिस कारण मैं कोई काम नहीं कर सकता और इसी कारण भीख मांगकर खाना पड़ता है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। सुभाष को उस अंधे भिखारी पर दया आ जाती है और वो अपने पूरे दिन की कमाई में से कुछ पैसों से खाना खरीदकर उस भिखारी को दे देता है और चलकर ही घर जाने की कोशिश करने लगता है। जाते जाते उसे बहुत देर हो जाती है। घर में उसकी पत्नी मधु बड़ी ही चिंता में थी। वो अपने आप से, पता नहीं आज इन्हें इतनी देर क्यों हो रही है, हर रोज तो जल्दी पहुंच जाते हैं, क्या हुआ होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मधु सोच ही रही थी कि तभी सुभाष घर आते दिखाई देते हैं। वो भागते हुए उनके पास जाकर, अरे आज इतनी देर क्यों हो गई आपको, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप जरा थके थके नजर आ रहे हो। सुभाष मधु को घटी सारी घटना बताता है कि तभी मधु, हाँ पता है मुझे, देश के सारे भिखारियों का ठेका आप ही ने लेकर रखा है। खुद के घर में तो खाने के लाले पड़े हैं और आप है जो समाज सेवा करने में जुटे हैं। अरे ऐसी बात नहीं है मधु, मैंने तो कुछ पैसे बचाकर उस अंधे भिखारी की मदद की है। और इतना ही नहीं मधु, अब कल से हर रोज मुझे एक रोटी ज्यादा देना। पता नहीं क्यों उस आदमी को देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। समाज सेवा का भूत जो चढ़ा है आप पर, आपको क्या फर्क पड़ता है कि हम घर में परेशान हो या ना हो। अब चलिए जल्दी से खाना खाकर सो जाइए, चलकर थक गए होंगे आप। अब सुभाष हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठते हैं तो मधु, मारुति का जन्मदिन आ रहा है, याद तो है ना आपको, इस साल उसे जन्मदिन पर जूते चाहिए। हाँ भाग्यवान, मुझे सब याद है, इसलिए तो जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ। हाँ जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और भिखारियों में बांट रहे हैं। मधु तुम देख लेना, एक दिन यही सब हमारे काम आएगा। अरे दूसरों की थोड़ी मदद करने से हमें कोई पाप तो नहीं लगेगा, उनकी दुआएं हमारे बेटे के काम आएंगी। सुभाष खुद एक मोची था, लेकिन फिर भी बेचारा हमेशा बिना चप्पल के ही चलता। उसके घर में उसे अपने बेटे के लिए एक जूती खरीदने इतने भी पैसे नहीं थे। इतनी गरीबी के बावजूद भी वो दूसरों की मदद कर दिया करता था और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता था। अब बातें करते करते सुभाष और मधु सो जाते हैं। दूसरे दिन हर रोज की तरह सुभाष उठकर अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उनका बेटा मारुति, पिताजी आपको याद है ना, इस साल आप मुझे मेरे जन्मदिन पर अच्छे वाले जूते दिलाने वाले हो। मारुति सरकारी स्कूल में पढ़ता था। इस साल उनके स्कूल में बहुत बड़ी दौड़ की घोषणा की गई थी, जिसका बख्शीश था 10,000 रुपए। और मारुति को अपने घर के हालात पता थे। वो मन ही मन, अगर मैं ये दौड़ जीतूंगा तो हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। और इसीलिए वो अपने पिताजी से जूतों की मांग कर रहा था ताकि वो जूते पहनकर दौड़ की तैयारी कर सके। सुभाष आज मन से बहुत ही ज्यादा निराश था, क्योंकि आज वही दिन था जिस दिन उसे वो जूते लाने थे, लेकिन वो नहीं ला पाया था। तो वो थका हारा अपने घर लौट रहा था कि तभी उसे फिर से वो अंधा आदमी दिखाई दिया। सुभाष उसके पास जाकर बैठ जाता है। किसी के आने की आहट सुन अंधा, अरे कौन है भाई यहाँ? अरे बाबा मैं हूँ सुभाष। अरे बेटा तुम वो तो नहीं जो हर रोज घर से आते वक्त मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी और रोटी लेकर आते हो? हाँ बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, आज क्या मुंह लेकर मैं घर जाऊं। क्यों बेटे, क्या हुआ है? बाबा कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, इतने सालों बाद मेरे बेटे ने मुझसे कुछ मांगा है और मैं हूँ कि वो भी पूरा नहीं कर सका। खुद एक मोची होकर अपने बेटे के लिए एक जूता नहीं खरीद सकता मैं। बेटा उदास मत हो, घर जाते जाते जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, तुम देख लेना।
ऐसा कभी नहीं होता बाबा। इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी इतना ही कमा पाता हूँ कि अपने परिवार का पेट पाल सकूं। उदास मत हो बेटे, एक दिन तुम यही आओगे मुझे ढूंढते ढूंढते। सुभाष बड़े ही आश्चर्य से अंधे बाबा की ओर देखता है और उनसे, चलो बाबा, मैं चलता हूँ, कल आपके लिए फिर से खाना लेकर आऊंगा। अब सुभाष अपने घर जाने लगता है कि तभी जाते जाते सुभाष को रास्ते में अंधेरे में कुछ चमकता दिखाई देता है। वो पास जाकर देखता है तो वो एक टूटी, किसी ने फेंके हुई जूती चमक रही थी। उसे देख सुभाष, अरे वाह, ये कितनी चमकीली जूती है और ये तो मारुति के पैरों में बिल्कुल ठीक बैठेगी। हाँ, टूटी है, लेकिन क्या हुआ, मैं तो एक मोची हूँ। इसे सिलाकर मैं अच्छा बना देता हूँ और यही मारुति को दे दूंगा, वो बहुत खुश हो जाएगा। सुभाष उस जूती को अपने झोली में रख लेता है और घर चला जाता है। घर पहुंचते ही मारुति, पिताजी, पिताजी, आप मेरे लिए जूती ले आए? अरे बेटा, तुम सोए नहीं अभी तक? हर रोज तो सो जाते हो ना। चलो जल्दी से सो जाओ, कल सुबह देख लेना अपना तोहफा। हाँ, देखते हैं। अपने पिताजी की बात सुनकर मारुति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोने चला जाता है। मारुति के सोते ही रात भर जागकर मधु और सुभाष मारुति के लिए उन पुरानी जूती को नया रूप दे देते हैं और मारुति के पास रख देते हैं ताकि उसके उठते ही वो बहुत खुश हो जाए। मारुति ये सब कुछ देख लेता है, लेकिन फिर भी सुबह जल्दी उठकर अपनी जूती देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी नई जूती पहनकर देखता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो आसमान में हो और अपने माता पिता की मेहनत और प्यार देख उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब वो अपनी जूती पहनकर स्कूल जाता है तो जाते जाते जो भी मिले, अरे वाह मारुति, तेरी जूती तो बहुत ही बढ़िया है भाई, बड़ी महंगी होगी ना? मेरे पिताजी ने अपने हाथों से बनाई है ये जूती। मारुति अपनी जूती पहनकर खुशी खुशी स्कूल जा रहा था कि तभी उनके स्कूल के पास अमीर लोगों के बच्चों की स्कूल भी थी। तो उसमें से एक बच्चा जो हमेशा गरीब बच्चों पर हंसता था, वो मारुति से, अरे वाह मारुति, कहाँ से चुरा कर लाया ये जूती? चुरा कर क्यों लाऊंगा, मेरे पिताजी ने बनाई है मेरे लिए। अरे वाह, कब से तेरे पिताजी इतने अमीर हो गए कि तेरे लिए जूती खरीद कर ला सके या इतने अच्छे जूते बना सके? और वैसे भी देखते हैं, कल हमारी दौड़ है तो तेरे पिताजी ने लाई हुई जूती काम करती है या भी नहीं। मारुति को उस बच्चे की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कुछ बोल नहीं जा रहा था कि तभी स्कूल की घंटा बज जाती है और वो बच्चे से, हाँ देखते हैं। मारुति के ऐसे बोलते ही अमीर बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और कमेंट्स करने लगते हैं। लेकिन मारुति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मारुति ने कई दिनों से बड़ी मेहनत की थी दौड़ के लिए और आज उसे वो ज्योति भी मिल चुकी थी। तो वो उस दिन बहुत ज्यादा खुश था। यहाँ हर रोज की तरह सुभाष अंधे बाबा के पास पहुँच जाता है और उनसे, बाबा, कल आपने कहा था कि घर जाते जाते सब ठीक हो जाएगा और वैसे ही हुआ। आज मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा खुश था। आपका आशीर्वाद मिल गया बाबा मुझे। और भी बहुत कुछ बाकी है बेटा। जी, आपने कुछ कहा बाबा? नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। अंधे बाबा से बात कर सुभाष अपने काम पर चला जाता है और दूसरे दिन सुबह मारुति की दौड़ थी तो सुभाष काम पर नहीं जा पाता। आज गांव के सभी बड़े बूढ़े बच्चे दौड़ की जगह पर मौजूद थे क्योंकि उनके गांव में ये दौड़ पहली बार हो रही थी। तो मारुति अपने पिताजी से, पिताजी, आज जो दौड़ होने वाली है उसमें अमीर बच्चों के साथ साथ गरीब बच्चे और आसपास के गांव के, शहर के सभी बच्चे शामिल होने वाले हैं और आपको भी आना है वहाँ पिताजी। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगा। आज वहाँ न्यूज चैनल्स वाले भी आ पहुँचे थे और मारुति ने अपने पिता ने बनाए हुए ही जूते पहने थे। वो खुशी खुशी ग्राउंड पर अपने पिता के साथ पहुँचता है। आज इस प्रतियोगिता में कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले थे तो उनमें से कुछ बच्चे निराश हो रहे थे, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मारुति, उसे अपने मेहनत पर पूरा भरोसा था। अब दौड़ शुरू हो जाती है। आज मारुति पहली बार उस जूती को पहनकर दौड़ कर रहा था क्योंकि वो अपनी नई जूती खराब नहीं करना चाहता था। तो अचानक से उस जूती में एक चमक सी आ जाती है और मारुति कम से कम समय में ही अपनी दौड़ पूरी कर लेता है। ये चमक देख सभी चौंक जाते हैं। दौड़ खत्म होते ही उसके स्कूल के बच्चे मारुति को उठाकर नाचने लगते हैं।
कि तभी न्यूज़ चैनल्स वाले मारुति के पास पहुंचकर, मारुति, तुम्हें कैसा लग रहा है ये दौड़ जीतकर? और हाँ, इस दौड़ का श्रेय तुम किसे देना चाहते हो? मैं बहुत खुश हूँ और हाँ, ये सब पॉसिबल हुआ है मेरे माँ और पिताजी के कारण। उन दोनों ने रात भर जागकर मेरे लिए ये जूती बनाई है, उसी कारण मैं ये दौड़ जीत पाया हूँ। मारुति के ऐसे कहते ही कैमरामैन मारुति की जूती की ओर कैमरा कर लेता है और सुभाष ने बनाई उस जूती को सभी चैनल्स पर दिखाया जाता है। वो जूती इतनी अच्छी बनी थी कि कुछ ही दिनों में सुभाष के घर के बाहर मारुति के जूते जैसे जूते खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। अब सुभाष अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि उसे गांव-गांव जाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दिन वो बैठा था कि तभी उसे उस अंधे बाबा की याद आ जाती है। वो वैसे ही उठकर अंधे बाबा के पास जाने लगता है। वहां पर जाकर देखता है तो आज वहां पर कोई नहीं था। तो सुभाष आसपास के लोगों को पूछताछ करने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक चमत्कारी बाबा थे, जिस कारण आज सुभाष की पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। वो खुशी खुशी अपने घर लौट आता है और कुछ ही सालों में वो अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी खुद की जूती की फैक्ट्री शुरू कर देता है और मन ही मन हर रोज अंधे बाबा को धन्यवाद देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे जो भी हो, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। वक्त के साथ साथ नसीब बदलते देर नहीं लगती। बहुत साल पहले की बात है। वनश्री नाम की लड़की अपने माँ पापा के साथ चंडीगढ़ में रहती थी। उसके माँ पापा के साथ वो बहुत खुश थी। उसके पिताजी शहर में अच्छी कमाई कर लेते थे और इसीलिए उनका रहन सहन भी बहुत अच्छा था। अचानक से एक दिन वनश्री अपने माता पिता के साथ उसके दोस्त के घर जाने लगती है। तभी हाईवे पर उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें वनश्री के माता पिता गुजर जाते हैं। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद वनश्री अपने चाचा चाची श्याम और रमा के साथ भोलापुर गांव में रहने आ जाती है। वनश्री, आज से तुम हमारी बेटी हो। आज से तुम सिर्फ हमारे साथ रहोगी। अपनी बहन के साथ अच्छे से रहना बेटी, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। वनश्री रोते हुए, जी चाचा जी। वनश्री बहुत दुखी है, अपने माता पिता की बहुत याद करती है। कुछ दिन बीतने के बाद वनश्री की चाची वनश्री से, अरे ओ महारानी, अब बस भी कर, कितने दिनों तक ये लटका मुंह रखेगी? बहुत हो चुका मुफ्त की रोटियां तोड़ना। घर का काम क्या मैं अकेली करती रहूं? आज से ये सारा काम तुम ही करोगी, समझी? जी चाची। कहिए क्या काम करना है? देखो तो क्या कह रही है, क्या काम करना है? अरे अब घर के सारे काम करने के लिए क्या तुम्हारे माता पिता आएंगे? बर्तन मांजना, कपड़े धोना, साफ सफाई, पोछा लगाना, खाना बनाना, आज से सब कुछ तुम्हें करना है। और एक बात याद रखना, रानी के फेंके हुए कपड़े जमा कर लेना अपने लिए। तुम्हारे माँ बाप कोई सोने का घड़ा नहीं छोड़ गए तुम्हारे लिए। वनश्री को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसकी चाची का बर्ताव अचानक से कैसे बदल गया और वो उससे इतनी बुरी तरह से क्यों बात कर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वनश्री अब घर के सारे काम करना शुरू करती है। अपना काम पूरा करके वो घर के बाहर एक बहुत बड़ा और सुंदर आम का पेड़ था, जहाँ बैठा करती थी। धीरे धीरे वनश्री बड़ी हो रही थी और सुंदर भी। अपना सारा काम करके एक दिन वनश्री चित्र बना रही थी। तभी रानी, जो उसकी चचेरी बहन थी, वो वनश्री के पास जाती है और उससे बहुत ही बदतमीजी से बात करती है। रानी हमेशा खुद को सुंदर और बहुत ज़्यादा होशियार समझती थी। रानी वनश्री का चित्र देखकर उसे फाड़ देती है और जब उसकी माँ रमा घर वापस आती है तो रानी नाटक शुरू कर देती है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने वनश्री को कितनी बार बोला कि मुझे खाने के लिए दे दो। क्या अभी तक खाना नहीं बना? रुको, अभी देखती हूँ उसे। अरे ओ वनश्री की बच्ची, कहाँ मर गई है? कितनी देर हो रही है, अभी तक खाना नहीं बना? मेरी बेटी को तो देखो, कितनी मुरझा गई है। खुद तो अच्छा खासा खा लेती है। उस दिन रमा वनश्री को बहुत पीटती है और 2 दिन तक उसे भूखा रहने की सजा देती है। ये देख रानी मन ही मन खुश हो जाती है। वनश्री रोते रोते आम के पेड़ के नीचे जा बैठती है, जहाँ वो हमेशा से बैठा करती थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। वनश्री को अंधेरे से बहुत डर लगता है।
उसे अपने माता पिता की याद आने लगती है। हर वो दिन जो उसने उनके साथ बिताए वो सब उसे याद आने लगता है। तभी अचानक से उसके चारों ओर रोशनी बढ़ने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक आवाज सुनाई देती है। वनश्री, वनश्री, हर रोज तो तुम मेरे पास आकर बैठती हो, घबरा क्यों रही हो बेटी? पीछे देखो। वनश्री जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पेड़ को 2 आंखें और मुंह नजर आता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और पेड़ की तरफ देखती ही रह जाती है। क्या हुआ वनश्री? आज तुम बहुत ज्यादा उदास हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरी चाची ने मुझे बाहर निकाल दिया और 2 दिन तक मुझे भूखा रहने की सजा दी है। मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मैं यहाँ से तुम्हें हर रोज देखता हूँ। पूरा दिन काम करके थकती हो, लेकिन मुझे पानी डालना और यहाँ साफ सफाई करना तुम कभी नहीं भूलती। अगर कोई भूखा आए तो खुद भूखा रहकर उसे खाना खिलाती हो। तुम्हारा काम और दूसरों के लिए अच्छे विचार देखकर मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा मुझसे बातें कर सकती हो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बोल देना। उस दिन से वनश्री कोई भी बात हो उस जादुई चमत्कारी पेड़ से करती थी। एक दिन रमा ने अपने घर में रानी के जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे। उसी दिन वनश्री का भी जन्मदिन था, लेकिन पार्टी में खाने की सारी तैयारियां वनश्री को करनी थी। दोनों के जन्मदिन आया। रानी तैयार होने लगी। मैं कैसी लग रही हूँ माँ? मेरी बेटी तो बिल्कुल शहजादी लग रही है। उसी वक्त वनश्री वहाँ आ जाती है और अपनी चाची से, चाची मुझे भी कोई अच्छी सी ड्रेस दिला दो ना, आज मेरा भी जन्मदिन है। आज बहुत सारे मेहमान आएंगे, मेरी ड्रेस बहुत खराब है। माँ देखो ना, ये हमेशा ऐसे ही करती है, हमेशा मेरी बराबरी करना चाहती है। तुम्हें क्या ज़रूरत है अच्छे कपड़े पहनने की? जन्मदिन तो मेरी बेटी का है। और एक बात ध्यान में रखना, आज तुम किसी के सामने नहीं आओगी, बाहर पीछे ही रहना। चाची आज तो मेरा भी। तभी रमा उसे धक्का देकर निकाल देती है और उसे 100 लोगों का खाना बनाने के लिए बोलती है। वनश्री इतने कम वक्त में इतना सब कैसे होगा, ये सब सोचकर घबरा जाती है। तभी उसे पेड़ की बातें याद आती है और वनश्री पेड़ के पास जाकर उसे सारी बातें बताती है। अरे इतनी सी बात, 100 लोगों का ही खाना बनाना है ना तुम्हें? जरा अपने घर के अंदर जाकर देखो। अंदर जाकर वनश्री देखती है तो सारा खाना तैयार था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो बाहर आकर हाथ जोड़कर पेड़ का धन्यवाद करती है। तभी उसकी चाची वहाँ आ जाती है और वनश्री से, अरे ओ लड़की, खाना तैयार हुआ कि नहीं? हाँ चाची, बस हो गया। रमा सारा खाना बना देखकर चकित हो जाती है और वो पार्टी में चली जाती है। सभी लोग खाना खाते वक्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब देख वनश्री बहुत खुश हो जाती है। ये सब बातें वनश्री जाकर चमत्कारी पेड़ को बताती है। तभी पेड़ वनश्री से, हैप्पी बर्थडे वनश्री। वनश्री बहुत खुश हो जाती है और पेड़ को गले लगा लेती है, क्योंकि बहुत सालों बाद उसे किसी ने बर्थडे विश किया था। बेटी क्या तुम्हें पार्टी में नहीं जाना? नहीं, मुझे चाची ने अंदर आने से मना किया है, और वैसे भी मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है जो मैं पहनकर पार्टी में जाऊं। तुम एक काम करो, हाथ उठाकर मेरे कुछ पत्ते तोड़ो। आंगन में जितने भी पेड़ हैं, उन पेड़ों के तुम्हें जो भी फूल पसंद आए वो तोड़ लाओ। वनश्री के आंगन में बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। उसे तोड़कर वनश्री पेड़ के पास लेकर आती है और चमत्कारी पेड़ उन सभी चीजों से वनश्री के लिए एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ड्रेस बनाता है, जिसे पहनकर वनश्री बहुत ही खुश हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। इतना ही नहीं, उस चमत्कारी पेड़ ने उसे उसके माता पिता से भी बात करवाई। बेटी कैसी हो तुम? तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटी। तुम हमेशा खुश रहो। ऐसा कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। वनश्री आज बहुत खुश थी। वनश्री चमत्कारी पेड़ के साथ अपना जन्मदिन मनाने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर रमन आ जाता है। रमन एक बहुत ही सुंदर, सीधा साधा, सुशील और अमीर व्यक्ति था। वो वनश्री की ओर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसी वक्त वनश्री का ध्यान रमन की तरफ जाता है और वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे सुनो, सुनो तो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? पार्टी तो अंदर चल रही है। वनश्री चुपके से रमन को देखती है। रमन उसे फिर से आवाज लगाता है।
कौन हो तुम? बाहर आओ। चलो मेरे साथ अंदर चलो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वनश्री है। जादुई पेड़ वनश्री को रमन के सामने लाता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। वनश्री रमन के साथ अंदर चली जाती है और सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। रमन बातों बातों में उसकी सारी बातें जान लेता है। कुछ समय बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन रमन अपने माता पिता के साथ रानी के घर आता है। अरे प्रीतम भाई साहब, आइए आइए। आज अचानक कैसे आना हुआ? श्याम जी, कल की पार्टी तो बहुत अच्छी थी और उससे अच्छी बात यह है कि हमारे रमन को आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए हम उसका रिश्ता लेकर आपके यहाँ आए हैं। ये सब सुनते ही रानी और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और रमा रानी को अच्छे से तैयार करके बाहर लाती है। रानी हमारी बहुत ही लाडली बेटी है। रानी बिटिया, यहाँ आओ। नहीं पिताजी, मुझे जो लड़की पसंद है वो रानी नहीं, वनश्री है, जो कि रानी की चचेरी बहन है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से करूंगा। रमन की सारी बातें सुनकर रानी को वनश्री पर बहुत गुस्सा आता है। श्याम और रमा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रमा सोचती है कि वनश्री तो उस पार्टी में थी ही नहीं। रमा ये बात बताने की कोशिश करती है। नहीं नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि कल रात तो वनश्री पार्टी में थी ही नहीं और आज भी यहाँ नहीं है। वनश्री ये सारी बातें चुपके से सुन रही होती है। तभी रमा की माँ का ध्यान उसकी ओर जाता है और वो उसे बाहर लेकर आती है। कितनी सुंदर है ये! क्या भाई साहब, आप तो कह रहे थे कि वनश्री घर पर ही नहीं है, तो ये कौन है? जाने दीजिए, अब हमारे बेटे की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ वनश्री के साथ ही होगी। रमन का परिवार उस गांव का सबसे अमीर खानदान था और इसी कारण श्याम और रमा उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते। शादी पक्की करके रमन का परिवार वहां से चला जाता है और रानी जोर जोर से रोने लगती है। तभी रमा वनश्री को बहुत पीटती है। कल तुझे कहा था ना कि तू घर में कहीं नहीं दिखनी चाहिए। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मेरी बच्ची को रुला दिया ना तुमने। वनश्री रोते हुए पेड़ के नीचे चली जाती है और वो पेड़ को सारी बातें बताने लगती है। उसके चाचा चाची के बर्ताव से वो बहुत दुखी थी, लेकिन उसे एक अच्छी राहत भी मिली थी, क्योंकि उसकी शादी मनचाहे लड़के से होने वाली थी। कुछ ही दिनों में वनश्री और रमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद वनश्री पेड़ से मिलने जाती है। तभी पेड़ वनश्री से, वनश्री, खुश रहो। और एक बात, आज तुम अपने साथ मेरी कुछ सूखी लकड़ियां लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, उन लकड़ियों से बोलो, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी। वनश्री जादुई पेड़ की कुछ सूखी लकड़ियां लेकर अपने ससुराल जाती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।